हेलो साथियों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका मित्र एडवोकेट अशोक चतुर्वेदी। आपके अपने लीगल चैनल अशोक लीगल ओशन पर एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आप जानते हैं कि मैं विधिक जानकारी के नए नए वीडियो आपके समक्ष लाता रहता हूं ताकि आप लोग कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकें। साथियों, आज की विधिक जानकारी की श्रृंखला में मैं CRPC 125 की जब एप्लीकेशन लगाई जाती है तो उससे पहले आपको कैसे एक्शन लेना है, क्या करना है, इन्हीं बातों पर मैं चर्चा करूंगा। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, कृपया इसको स्किप न करें, पूरा अंत तक देखें। और साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको नवीनतम वीडियो सबसे पहले मिले। साथियों, लाइक करना न भूलें और अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें, लाभान्वित हो सकें। तो चलिए साथियों, हम आज वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों, देखिए 498A और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, इसके अंतर्गत जब आपके ऊपर झूठे केस किए जा सकते हैं, झूठे केस किए जाते हैं। मैं ये शब्द इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि आजकल झूठे केस ज़्यादा आ रहे हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि सच्चे केस नहीं हैं, पत्नियाँ हमारी बहनें पीड़ित नहीं हैं, हमारी बहनें भी पीड़ित हैं और उनके ऊपर भी आज भी अत्याचार होता है, क्रूरल्टी होती है और वो परेशान होती हैं। लेकिन जैसा कि क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा बोलता है, उसके हिसाब से मैक्सिमम केस झूठे होते हैं और उसका एक रिजल्ट ये रहता है कि जो सच में हमारी बहनें और जो महिलाएं पीड़ित हैं वो बेचारी को न्याय नहीं मिल पाता, वो न्याय के लिए भटकती रहती हैं। अभी हो क्या रहा है कि झूठे केसों की संख्या ज़्यादा है। कोर्ट में मामला, हर कोर्ट में बहुत ज़्यादा तादाद में मामले पहुंचते हैं डेली की डेली, और कोर्ट की अपनी एक सीमा है, कोर्ट के पास एक लिमिटेड स्टाफ है, कोर्ट के पास एक अपना प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के हिसाब से, उसी ढर्रे के हिसाब से कोर्ट की कार्रवाई चलती है। आप कुछ भी करें, ठीक है, आप अपना मतलब जो भी ज्ञान है आपको, या आपके वकील साहब आपकी मदद करके कोर्ट को, आपके फैसले को थोड़ा बहुत जल्दी कोर्ट का डिस्पोजल करा सकते हैं, निपटारा करा सकते हैं। बट ये सत्यता है कि मतलब इंडियन जुडिशरी में केसों की बाढ़ है, इतने पेंडेंसी है, तो हमारी जो सच्ची पीड़ित बहनें हैं उनको बेचारी को न्याय नहीं मिल पाता है। तो मेरा सबसे पहले तो आपको ये अनुरोध है कि झूठे केस करना बंद करें ताकि आपको न्याय मिल सके, और सच्चे केस रहेंगे तो केसों की संख्या कम रहेगी और आपको जल्दी न्याय मिल जाएगा। हमारी बहनें जो इससे बेचारी नुकसान उठा रही हैं, जो सच में पीड़ित हैं, तो उनके साथ में ये न्याय होगा। मेरी आपसे हाथ जोड़ के ये विनती है सभी से। चलिए साथियों, क्या होता है कि जब CRPC की धारा 125 के अंतर्गत जब एक पत्नी पिटीशन भरण पोषण की लगाती है तो उसमें हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि कोर्ट जैसे ही आपको समन भेजता है तो हम आप उसका जवाब दावा है वो बना देते हैं और उसमें लिख देते हैं, और कोर्ट क्या करता है कि उन पे बहुत ज़्यादा न ध्यान देते हुए आपको एक इंटरिम मेंटेनेंस बांध देता है और लंबा केस चलता रहता है तब तक कि आप उस इंटरिम मेंटेनेंस की जो राशि है आपके ऊपर बांधी गई है उसको देने के लिए आप कानूनी रूप से बाध्य हैं। अगर आप नहीं देंगे तो उसके क्या परिणाम है वो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। तो साथियों, उससे बचने के लिए सबसे पहले जब आपके ऊपर CRPC 125 की मेंटेनेंस के लिए जो पिटीशन पत्नी के द्वारा दायर की जाती है तो उसमें साथियों क्या रहता है कि फैमिली कोर्ट एक्ट की जो धारा है 14 और 16 को आप देखें। 14 और 16 की धारा मैं पढ़ के बताता हूँ। इसमें क्या है कि इसमें एक तरह से जो इसमें दिया गया है कि इसमें इंडियन एविडेंस एक्ट के इसमें मतलब प्रयोग होता है, उसके अंतर्गत ये चलती है पिटीशन। उसमें आप प्रार्थना कर सकते हैं कि जो मतलब इसमें बयान दिए गए हैं या दस्तावेज दिए गए हैं तो उसको विवाद से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए इसकी इंक्वायरी के लिए आप प्रार्थना करें। और वो इंक्वायरी आपको कैसे करनी है
वो इंक्वायरी, जैसे पत्नी ने साक्ष्य में जुड़ा जुड़ा लिख दिया कि इनके पास इतनी ज़मीन है, इनकी सैलरी इतनी है, इनके पास मकान है और इनके पिताजी की इनकम इतनी है वगैरह वगैरह, तो वो बढ़ा चढ़ा के दी ताकि हमें मेंटेनेंस ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। लेकिन जब उसमें सत्यता तो कुछ रहती नहीं, तो आपको क्या करना है कि एक उसी न्यायालय में एक आवेदन बनाना है और उस आवेदन में CRPC की धारा 296 के अंतर्गत आप उसमें एक आवेदन में लिखें कि माननीय न्यायालय से प्रार्थना करें कि इसमें जो तथ्य दिए गए हैं इन तथ्यों की इंक्वायरी की जाए और वो इंक्वायरी से जो मतलब वास्तविकता है वो वास्तविकता आपकी पता लग जाएगा। उसमें जब जांच होगी, जांच के लिए आप करेंगे तो इसमें जो मैंने CRPC की धारा 296 बताई उसके अंतर्गत ये आप अपनी इंक्वायरी करा सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर आप नोट कर लीजिए, जिस पे कि हम लोग ध्यान नहीं देते। अब इसमें क्या होता क्या है कि इसमें 2 पॉइंट है CRPC की धारा 296 में, मैं वैसे के वैसे ही आपको पढ़ के बताता हूँ। इसमें ये बोलती है कि अगर न्यायालय में पीड़ित या आरोपी कोई भी निवेदन करता है तब शपथ पत्रकर्ता को न्यायालय समन जारी कर बुलवा सकता है एवं शपथ पत्र में लिखे तथ्यों की परीक्षा करवा सकता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है कि इसमें जो दूसरा महत्वपूर्ण है, लेकिन ये कोर्ट जब करेगा जब जो प्रतिवादी या पीड़ित है, अभियुक्त है, जो भी है, वो प्रार्थना कोर्ट को देगा कि साहब इसमें जो शपथ पत्र में ये दिए गए हैं ये तथ्य, इन पे कुछ सपोर्टिंग नहीं लगा हुआ है, कोई भी प्रूफ नहीं लगा हुआ है, तो कृपया ये डिसीजन लेने के पहले इसकी इंक्वायरी आप जरूर करा लें। ये प्रार्थना आप CRPC की धारा 296 में कर सकते हैं अपना जवाब दावा बनाने के पहले, तो ये ज़रूर करें, तो आपको निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो जानकारी मैं दे रहा हूँ ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगेगी। ज़रा इसको CRPC 296 को थोड़ा पढ़ें और पढ़ के फिर उसी हिसाब से, अगर आपका केस इस टाइप का है और अभी आपके ऊपर केस आने वाला है या आ गया है, तो आप अपना जवाब दाना बनाने के पहले इस धारा का उपयोग करके एक कोर्ट में एप्लीकेशन दें। तो मैं समझता हूँ साथियों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। साथियों फिर हम एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आप अपना बहुत ध्यान रखें। जय हिंद।